नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। छठा लेसन चल रहा है। छठे लेसन के अंदर हम 6 क्लास लगा चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने इस लेसन की डीसी जनरेटर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और डीसी जनरेटर के कुछ 2-1 पार्ट पढ़े थे। उसके बाद में सेकेंड क्लास के अंदर हमने लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में सीखा था। थर्ड क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के सारे भागों का पूरे विस्तार से वर्णन कर लिया था। चौथी क्लास के अंदर हमने डीसी जनरेटर के सभी भागों को खोलकर देखा था कि कौन सा भाग कैसा दिखाई देता है। पांचवी क्लास के अंदर हमने फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ लिया। छठी क्लास के अंदर हमने ये सीखा कि कम्यूटेटर कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो 6 क्लास हमारी हो चुकी है। 7वीं क्लास आज हम करने जा रहे हैं। हमारा 7वीं क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर की ईएमएफ समीकरण। हमने ये अब तक सीख लिया था कि डीसी जनरेटर के जो पोल है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, उसके बीच में आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो वाइंडिंग्स क्या काम करती है, उन चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपनी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ पैदा कर लेती है। एक बात का साथियों विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि यदि आर्मेचर में जो वाइंडिंग है उसका यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यदि हम आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसका अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो उसमें जो आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर का कार्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को काटना और अपनी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा करना। अगर उस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा है या कम है उससे करंट डिपेंड जरूर करेगी कि लोड की करंट घट जाएगी अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, परंतु विद्युत वाहक बल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार से आप ये बातें याद रखिए। आज हम ये सीखते हैं कि डीसी जनरेटर जो वोल्टेज बनाता है ईएमएफ वो किस किस बात पर डिपेंड करती है। सबसे पहले अपने एक बात करें आर्मेचर के एक चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ। आर्मेचर की जो एक वाइंडिंग है, ओनली फॉर एक वाइंडिंग, एक चालक में कितना विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसके बारे में अपने अभी जानकारी लेते हैं। तो साथियों एक वाइंडिंग अगर अपने को ज्ञात, हमने एक लेसन किया था चुंबक वाला, उसमें हमने सभी वैज्ञानिकों के नियम किए थे। उसमें हमने माइकल फैराडे का एक सेकंड नियम किया था कि किसी चालक के अंदर जो वोल्टेज पैदा होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है। तो हमने ये सीखा था वहां पर कि E बराबर होता है d फाई बटे dt, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती ईएमएफ होता है। ये हम सीख चुके होते हैं चुंबक वाले लेसन के अंदर। हमने एक क्लास लगाई थी जिसमें हमने सभी वैज्ञानिकों के नियम किए थे जो हमारे चुंबक से रिलेटेड है, और उसके अंदर हमने माइकल फैराडे का सेकंड नियम किया था। वहां हमने सीखा था कि कहीं भी कोई मशीन जो वोल्टेज पैदा करती है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती उसमें ईएमएफ रहता है। अब साथियों फाई फ्लक्स का हम फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्लक्स होता है B इंटू ए, फ्लक्स बराबर होता है B इंटू ए। B हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और A होता है एरिया, उस चालक का कितना एरिया है। तो यहां अपने काम करते हैं d बटा dt B इंटू ए, ये रख देते हैं। फाई की जगह पर हमने B इंटू ए रख दिया। इसके पश्चात d बटा dt, d देखो साथियों क्या होता है, B का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब जितना पोल चुंबकीय फ्लक्स बनाएंगे उतना ही
ये चालक काटने वाला है तो इसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं, इसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं। एरिया होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम ये करेंगे एरिया बराबर लंबाई इंटू इस चालक की चौड़ाई, यानी कि इसको अपनी चौड़ाई कम लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। b का हमने b रख दिया, a का मान हमने रख दिया लंबाई इंटू में चौड़ाई, इसका मान हमने रख दिया x। किसी भी वायर का हमें एरिया ज्ञात करना हो तो l इंटू में x। हमें पता नहीं है कि वो वायर एक्चुअल में कितनी लंबी है और उस क्या इसका एरिया रहेगा। तो E समानुपाती, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BL और d बटा dt इंटू में x। x हमने करी थी इस चालक की मोटाई, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि मोटाई। तो E समानुपाती b इंटू l। अब साथ में एक बात याद रखिएगा, अपने वेग वाला एक सूत्र पढ़ेंगे साइंस के अंदर। वेग क्या होता है या चाल क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर, यानी कि चाल क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो जितनी ज्यादा उसकी चौड़ाई होगी, जितनी ज्यादा उसकी मोटाई होगी, उतनी ही ज्यादा वो ज्यादा दूरी तय करेगी। तो dx बटे dt, यहां से ये चीज क्या निकल कर आती है हमारे पास में? यहां से ये वेलोसिटी v निकल कर आती है। दोबारा समझिए कि वेलोसिटी वेग क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर है कि चाल एक स्केलर क्वांटिटी है और वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेग में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि आर्मेचर किस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो d बटा dt इंटू में x। x का मतलब है कि चालक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, उसका डिफरेंस बटे टाइम का डिफरेंस। यानी कि अगर मोटाई ज्यादा होगी तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, इस प्रकार से इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो वेग जो होता है वो दूरी बटा में समय, जितना अधिक मोटाई होगी उतनी अधिक उसकी दूरी बटा में समय, BLV। अब यहां से एक बात अपने को समझ में आ जाती है, यहां से अपने प्रोपोर्शनल एक बार हटाकर यहां एक कांस्टेंट लगा लेते हैं कि BLV। अब याद रखना आप साथियों, ये जो हमारा फार्मूला है E बराबर के BLV, नॉर्मली K का मान हमेशा एक ही होता है, तो E बराबर BLV। अब क्या होता है? B होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L चालक की लंबाई और V का मतलब कितने वेग से चालक को घुमाया जा रहा है। अब क्या होता है? एक चालक की बात करें, केवल एक चालक की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि वो चुंबकीय फ्लक्स को 0 डिग्री पर काटेगा। पता नहीं उसका कोण का तो हमें पता ही नहीं है, 0 डिग्री पे काटेगा या 10 डिग्री पे काटेगा या 20 डिग्री पे काटेगा, वो हमें पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोण का हमें मान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। E बराबर BLV, वो कोण हम लेते हैं साइन वाला कोण। E बराबर BLV इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र को किस कोण पर काट रहा है ये हमें इस बात का पता नहीं है। अब अपने ये नहीं मान सकते सदैव कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री पे काटेगा। 90 डिग्री पे काटे तब तो E बराबर BLV हो जाएगा, परंतु जरूरी नहीं है कि वो पता नहीं किस कोण पे काट रहा है, तो हमें कोण भी लिखना पड़ेगा। और ये हम सीख चुके होते हैं, हमने एक क्लास लगाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि E होता है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना अधिक विद्युत बल पैदा करना है तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको चालक अधिक कोण पे काटे और 90 डिग्री पर काटेगा तो सबसे ज्यादा उसमें ईएमएफ पैदा होगा। तो यहां से ये जो ईएमएफ इक्वेशन है ये आपको याद रखनी है साथियों। E बराबर BLV साइन थीटा। ये इतना बड़ा प्रोसेस अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई जरूरी नहीं है, आपको तो केवल याद ये रहना चाहिए कि E बराबर BLV साइन थीटा। एक चालक में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होता है? B माने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, L माने चालक की लंबाई, V माने चालक का वेग। तो इन तीनों का मान रखकर और थीटा का मतलब है
कि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र को किस कोण पर काट रहा है। अगर कोण का मान ज्यादा है और 90 डिग्री तक जा रहा है, 90 डिग्री पर सबसे ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ये हमारे क्वेश्चन भी कंपटीशन में कई बार आया है। तो आपको याद रखना है कि अगर थीटा का मान है 0 डिग्री, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में कोई कोण ही नहीं है, और जब कोई कोण ही नहीं होगा तो चालक क्या काम करेगा, कोई लाइन को काट ही नहीं पाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को काट ही नहीं पाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, BLV साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है तो E बराबर क्या आएगा हमारे पास में 0। तो याद रखिएगा अगर थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर अगर 0 है तो E बराबर भी कितना आएगा 0। दूसरा, इसको अपने एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं कि यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को समांतर पर काटे, समांतर पर काटे या उसके समांतर रखा हुआ है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो आप क्या बताओगे 0। एक आता है थीटा बराबर 90 डिग्री, या एक बार कोई ऐसा भी क्वेश्चन आया था थीटा का मान 30 डिग्री बताया था, तो अगर 30 डिग्री मान होगा तो E बराबर BLV साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 यानी 1/2, तो जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका अब कितना रह जाएगा 1/2 रह जाएगा। तो आप याद रखिएगा 30 डिग्री पर विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होता है 1/2। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि थीटा का मान यदि 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को हम बोलते हैं लंबवत, इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर, या 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं हम राइट एंगल, 90 डिग्री का कोण राइट एंगल। तो पूछा जा सकता है राइट एंगल पर अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, तो E बराबर BLV साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा 1 होता है, तो E बराबर आ जाएगा BLV। तो सबसे ज्यादा E मैक्सिमम पैदा कब होगा, जब 90 डिग्री होगा चुंबकीय क्षेत्र को काटने का चालक द्वारा कोण। तो ये बात आपको, ये 2-3 कंडीशन है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे कंपटीशन में आई भी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि चालक में सबसे अधिक विद्युत वाहक बल किस कंडीशन में पैदा होगा, तो चालक जब चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री पर काटेगा तो उस समय उसके अंदर सबसे ज्यादा विद्युत वाहक बल पैदा होगा। इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, E बराबर BLV साइन थीटा। ठीक है साथियों, इसके बाद में ये तो अपने बात करी है केवल एक चालक की, ये तो अपने बात करी है केवल एक ही चालक की बात करी है, लेकिन आर्मेचर में तो बहुत सारे चालक होते हैं और उन बहुत सारे चालकों का सोल्डरिंग की जाती है राइजर पर कम्यूटेटर की स्लिप रिंग के साथ में। तो वो जो बहुत सारे चालक हैं उनमें टोटल कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो, टोटल अगर अपने को ज्ञात करना हो, ये तो केवल एक चालक का है, अगर अपने को टोटल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम फार्मूला एक याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें टोटल EMF ऑफ डीसी जनरेटर, टोटल ईएमएफ अगर आपको पता करना हो तो टोटल ईएमएफ जो होता है वो आप याद रखिएगा, इसका अपने एक फार्मूला डेरिवेट करते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो किन बात पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने पहली क्लासों में ही सीख चुके हैं कि जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ज्यादा ही आर्मेचर उस लाइनों को काटेगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, तो उसमें वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होगी। तो सबसे पहली बात याद रखना है आपको कि जो E प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल जो E है वो समानुपाती है फाई इंटू पी के, फाई इंटू पी, फाई माने फ्लक्स, पी माने नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि जो फ्लक्स है वो अगर ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा, और फ्लक्स बनाता कौन है, पोल ही तो बनाएगा भाई। एक वेपर फ्लक्स बना रहा है एक पोल, एक वेपर फ्लक्स बना रहा है, मान लो 2 पोल मिलकर एक वेपर फ्लक्स बना रहे हैं, तो 4 पोल कितना वेपर बनाएंगे सेम सप्लाई देने पर, 2 पोल मिलकर एक वेपर फ्लक्स बना रहे हैं तो 4 पोल मिलकर कितना वेपर फ्लक्स बनाएंगे, 2 वेपर बनाएंगे,
तो अपने इसका मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, इसके साथ में पोल का और फ्लक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद में ई समानुपाती किसके है, डिपेंड करता है कि आर्मेचर में कितनी आपने वाइंडिंग्स करी है। अगर वाइंडिंग्स की संख्या ज्यादा है, अगर मान लो केवल आपने एक ही वाइंडिंग करी, तो एक ही वाइंडिंग करोगे तो एक वाइंडिंग से जो कार्बन बर्स्ट सप्लाई ले रहा होता है तो वो हमेशा एक वाइंडिंग से तो कभी जुड़ा नहीं रहता, वो अलग अलग वाइंडिंग से जुड़ा है। अगर आपने वाइंडिंग ही एक कर दी तो कार्बन बर्स्ट उससे कभी जुड़ेगा तो कभी जीरो वोल्टेज भी देगा। तो जितनी ज्यादा वाइंडिंग होगी उतनी ज्यादा वो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी, उतनी ज्यादा ही वोल्टेज वो जनरेट करेगी। तो ई समानुपाती है जेड। जेड माने आपको याद रखना है वाइंडिंग्स की संख्या, या आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि वाइंडिंग एक प्रकार की चालक ही है, तो चालक की संख्या फाई, और ये क्या है, ये है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स गुणा पोल की संख्या। इसके बाद में जो विद्युत वाहक बल टोटल डिपेंड करता है हमारा, वो डिपेंड ये भी करता है कि हमने आर्मेचर को किस स्पीड से घुमाया है। अगर आर्मेचर की स्पीड ज्यादा होगी तो कम टाइम के अंदर ज्यादा फ्लक्स काटेगा। फैराडे का सेकंड नियम हमें यही तो कहता है, ई समानुपाती डी फाई बटे डी टी, यानी कि अगर कम समय में ज्यादा फ्लक्स का छेदन हो रहा है, ज्यादा फ्लक्स काट रहा है चालक, तो उसमें वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होगी। यानी कम समय में ज्यादा फ्लक्स कटवाना है, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, आर्मेचर की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो विद्युत वाहक बल है वो आर्मेचर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो आर्मेचर की स्पीड जिसे हम लेंगे आरपीएम के अंदर, जिसे हम लेंगे आरपीएम के अंदर, ठीक है साथियों। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ध्यान आपको बात ये रखनी है कि विद्युत वाहक बल एक बात पर लास्ट और डिपेंड करने वाला है कि आर्मेचर में हमने लेप वाइंडिंग करी है या वेव वाइंडिंग करी है। लेप और वेव की मैंने सेकंड क्लास लगाई थी, आप उसमें जब ध्यान से पढ़ोगे या आपने पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि लेप वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कम जनरेट होता है क्योंकि उसमें समांतर पथों की संख्या ज्यादा है। वेव वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल ज्यादा पैदा होता है क्योंकि इसमें समांतर पथों की संख्या कम है। तो वोल्टेज है वो डिपेंड करती है कि इसमें वाइंडिंग्स के अंदर आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो किस प्रकार की गई है, क्या वो लेप वाइंडिंग है या फिर वो वेव वाइंडिंग है। तो जो ई है आर्मेचर वोल्टेज वो डिपेंड करता है ए पर भी। ए माने आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, आर्मेचर समांतर पथों की संख्या। अब आप ये बात तो याद रखिएगा ही सेकंड क्लास में, वरना आप देख लीजिए सेकंड क्लास में यदि आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा मैंने ए के बारे में पूरा डीप से डीप बताया है, सिंपलेक्स वाइंडिंग के बारे में बताया, ड्यूप्लेक्स के बारे में बताया, ट्रिप्लेक्स के बारे में बताया, एक क्वार्टरप्लेक्स भी होती है। क्वार्टरप्लेक्स में क्या होता है कि आर्मेचर पथों की संख्या लेप या वेव में 4 गुना बढ़ जाती है, तो वो तो बहुत बड़ा जनरेटर हो जाता है, उसमें वोल्टेज का मान भी हमें काफी कम मिलता है, इसलिए वो वाइंडिंग लगभग की नहीं जाती। तो ई समानुपाती ए। अब एक बात थोड़ी सी समझने वाली है जो आपको ध्यान रखनी साथियों, देखो साथियों ऐसा है कि अगर अपने इसको थोड़ा डेरिवेट करें, ई समानुपाती फाई जेड पी, फाई जेड पी और एन बटे ए। अब क्या है, ऐसा देखिएगा कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में अपने ये माना है आरपीएम के अंदर 1 मिनट में ये कोई जो आर्मेचर है वो n चक्कर दूरी तय कर रहा है, 1 मिनट में n चक्कर दूरी तय कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का फार्मूला जनरेट करने के लिए हमें जो
प्रति पोल फ्लक्स चाहिए, वो चाहिए सेकंड के अंदर, तो n बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। भाई 1 मिनट में चक्कर कितने तय हो रहे हैं आर्मेचर द्वारा, हमने माने हैं n, 1 मिनट में n चक्कर तय हो रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में निकालेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा, n बटे 60, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सेकंड के अंदर मान चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E समानुपाती फाई ZNP बटे 60 इंटू A, यानी n बटे 60, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर प्रति सेकंड विद्युत फ्लक्स कितना कट रहा है, प्रति सेकंड का अगर अपने मान ज्ञात करना हो तो n बटे 60 रहेंगे, क्योंकि हमें प्रति सेकंड का विद्युत वाहक बल के अनुसार इसका मान निकालना है। तो ये समानुपाती फाई ZNP बटे 60 इंटू A। यहां से ये जो मान आने वाला है, ये हमारे पास एवरेज मान आएगा, E एवरेज बराबर, यहां से फाई को आप समानुपाती को हटा सकते हो, क्योंकि हमने सारे फार्मूला डेरिवेट कर लिए हैं। तो E एवरेज बराबर हो जाएगा फाई ZNP बटे 60 इंटू A। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक डीसी जनित्र के अंदर कितना विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसका मान ज्ञात करने का फार्मूला। फाई का मतलब है, यहाँ फाई इज इक्वल टू है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति पोल, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति पोल। यदि 6 पोलों का इकट्ठा बता दिया, 6 पोलों में 10 वेबर फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो फिर यहां आपको P का मान नहीं लगाना। Z है, ये है नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। N का मतलब है स्पीड, RPM स्पीड, और A का मतलब है पैरेलल कितने सर्किट बन रहे हैं, पैरेलल सर्किट की संख्या है। तो लैप के लिए तो ऐसा होगा, लैप वाइंडिंग में तो ऐसा होगा, आप याद रखना, A बराबर होता है P, और वेव वाइंडिंग में होता है A बराबर 2, A बराबर 2। तो ये तो मैंने लैप और वेव के बारे में बताया, आपको याद रखना है। ये तो सिंपलेक्स के लिए, जब तक अपने को बताया ना जाए तब तक अपने को सिंपलेक्स ही माननी है वाइंडिंग। ड्यूप्लेक्स में क्या हो जाएगा, लैप बताए चाहे वेव बताए दुगुना कर देना A का मान, ट्रिप्लेक्स बताए तो A का मान 3 गुना कर देना, और क्वार्टरप्लेक्स तो बताया नहीं जाता, बहुत बड़ा जनरेटर हो जाता है, उसमें करंट का मान बहुत ज्यादा और वोल्टेज इतनी ही डाउन हो जाती है, इसलिए वो वाइंडिंग लगभग की नहीं जाती। परंतु फिर भी कभी पूछ लिया जाए तो समांतर पथों की संख्या 4 गुना हो जाती है। इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद रखना है, फाई ZNP बटे 60 इंटू में A। ये टोटल EMF का सूत्र है हमारे डीसी जनरेटर में। इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं अपने। सवाल अगर देखा जाए इससे रिलेटेड, तो अपने एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि यदि 6 पोल डीसी जनरेटर में प्रति पोल 5 वेबर फ्लक्स है, यदि आर्मेचर में 50 चालक हो तथा आर्मेचर घूर्णन गति 100 RPM हो, यदि जनरेटर में वेव वाइंडिंग की जाए तो उत्पन्न EMF क्या होगा। ये हमारे पास में एक सवाल आता है, ऐसा सवाल हमारे कंपटीशन में भी आ सकता है। तो आपको सबसे प्रथम काम तो ये करना है कि जो भी सवाल दिया है उसका मान आपको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिख लेना है। जैसे कि ये फाई का मान है 6, फाई का मान 5 वेबर, P का मान 6 पोल, आर्मेचर चालक यानी Z का मान 50, N का मान हमारे पास 100 RPM, और क्योंकि ये वाइंडिंग वेव वाइंडिंग है तो A का मान यहाँ हो जाएगा 2।
तो यहां से फार्मूला पहले लिखेंगे हम, फाइव ZNP बटे 60 इंटू में A। तो E का मान कितना प्राप्त होगा, 5 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 6 बटे 60 इंटू A का मान है हमारे पास में 2। 0 से ये 0 घटा, 6 से ये 6 घटा, 2 से ये 50 पर गया। तो E का मान हमारे पास में कितना आया, 1250 वोल्ट। 1250 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो जाएगा यदि ऐसा कुछ डीसी जनरेटर में हमारे पास है तो। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर अपने सीखा है कि डीसी जनरेटर में एक चालक में कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा और टोटल विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डीसी जनरेटर के सारे भाग पढ़ेंगे जो आपको कल मिल जाएगी डीसी जनरेटर की क्लास नंबर 8। उसमें अपने पढ़ेंगे डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंदर हम पहला प्रकार पढ़ लेंगे उसका सीरीज जनरेटर का। ठीक है साथियों, धन्यवाद।